हे देयर, लगे हैं आप एनुअल एग्ज़ाम की तैयारियों में। आप पाते हैं साइंस को बहुत मुश्किल, तो चलिए आपके लिए आसान बना देते हैं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रैक्टिस पेपर, वो भी सॉल्व किया हुआ। जी हाँ, शक्कू मैडम आ रही हैं आपकी, जिन्होंने आपको कई चैप्टर भी करवाए हैं। आज आपके लिए लेकर प्रैक्टिस पेपर सॉल्व्ड 10वीं क्लास के लिए ये वीडियो है, चाहे आप हरियाणा बोर्ड से हैं या फिर सीबीएसई से, क्योंकि सीबीएसई में पैटर्न अलग हो सकता है, लेकिन प्रश्नों का डिफ़िकल्टी लेवल बिल्कुल ऐसा होगा, और हरियाणा का तो आएगा ही बिल्कुल ऐसा जैसा आपको दिया जा रहा है। तो कम शक्कू, एक्सप्लेन द थिंग्स टू 10th हरियाणा बोर्ड, HBSE एंड CBSE। और आगे बढ़ने से पहले मैं कहना चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अब तक अगर नहीं किया है तो। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों में शेयर भी ज़रूर कर देना। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, ताकि आपको सुबह सुबह हमारे जो चैप्टर हैं, मैसेजेस हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट सुबह सुबह आ जाया करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, कम शक्कू। पहला क्वेश्चन है, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, जो विद्युत शक्ति है उसका मात्रक बताना है। तो इसका मात्रक होता है वाट। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है वह है। कौन सा भाग है जिस पर प्रतिबिंब बनाता है मानव नेत्र? तो ऑप्शन ए इज राइट, रेटिना, जो दृष्टि पटल है वो हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन जैव मात्र ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? जो जैव मात्र ऊर्जा के स्रोत है उसका उदाहरण नहीं है पूछा है इसमें। तो ऑप्शन नंबर सी, नाभिकीय ऊर्जा, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा के दो नवीकरणीय स्रोतों के नाम बताइए। नवीकरणीय स्रोतों के नाम बताने हैं आपको केवल दो, जैसे कि सौर ऊर्जा और वायु ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा। लेकिन इसमें आपको अगर डेफिनेशन पूछी जाए तो आपको लिखनी है, जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत होते क्या है? ऐसे स्रोत जो प्रकृति में निरंतर उत्पन्न रहते हैं, जो कभी समाप्त नहीं होते, ठीक है, उन्हें नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहते हैं। इसकी आप डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। इसी क्वेश्चन में अगर आपसे अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के बारे में पूछा जाए तो जो सीमित मात्रा में है, जिनका भंडार सीमित मात्रा में होता है, वो अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहलाते हैं। और उसके उदाहरण हो जाएंगे कोयला, पेट्रोलियम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, टंगस्टन का उपयोग लगभग विशेष रूप से इलेक्ट्रिक लैंप के फिलामेंट के लिए क्यों किया जाता है? तो इसका आंसर है, इसके उच्च प्रतिरोध और असंक्षारण होने के कारण, यानी कि इसका रेजिस्टेंस हाई होता है और असंक्षारण होने के कारण टंगस्टन का उपयोग इलेक्ट्रिक लैंप के फिलामेंट में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, जमीन में संग्रहित पानी के क्या फायदे हैं? यानी कि जो जल जमीन के अंदर इकट्ठा है उसके क्या क्या फ़ायदे हैं वो हमें लिखने हैं। तो पहला है, यह जल वाष्पीकृत नहीं होता, यह काफ़ी बड़े क्षेत्र की वनस्पति को नमी प्रदान करता है, यानी कि जितने बड़े क्षेत्र में हमारी वनस्पति है उसको मॉइस्चर, नमी प्रदान करता है। और नेक्स्ट है, यह रोग वाहकों जैसे मच्छरों आदि को प्रजनन स्थल उपलब्ध नहीं करवाता। नेक्स्ट है, यह मानव तथा जंतु अपशिष्टों से सुरक्षित रहता है। तो ये इसके फ़ायदे थे जो कि आपको लिखने हैं 2 नंबर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, कांच के प्रिज्म से गुजरने वाले सफ़ेद प्रकाश के विभाजन के बाद पाए गए रंगों का नाम अनुक्रम में लिखना है। तो जो हमने प्रिज्म का एक्सपेरिमेंट अगर आपने किया होगा या बुक में आपने देखा है, यानी कि सफ़ेद प्रकाश का जो विभाजन होता है, आप स्क्रीन पे पिक्चर देख सकते हैं, उसमें जो रंग है उनको अनुक्रम में, सीक्वेंस में लिखना है, ठीक है। सबसे पहले बैंगनी है, फिर है आसमानी या जामुनी, फिर है नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। ये 7 रंग है। इसको आप एक ट्रिक से याद रखिए, विबग्योर, ठीक है। वी से वॉयलेट, आई से इंडिगो, बी से ब्लू, जी से ग्रीन, वाई से येलो, ऑरेंज यानी कि नारंगी, और आर से रेड, विबग्योर। इस ट्रिक से आप इसको याद रख सकते हैं। इनको आपने सीक्वेंस में लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के 2 गुण लिखिए। और इसी का बी पार्ट है, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम को लिखिए, ठीक है। सबसे पहले ए पार्ट को हम करेंगे। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो है ये उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिण ध्रुव की ओर आती है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र की होती हैं। 2 क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद या काटती नहीं हैं,
ठीक है, तो ए पार्ट हमने यहाँ कवर कर लिया है। इसका बी पार्ट है, उसमें हमें फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल है उसको बताना है। तो जो ये नियम अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, इस नियम के अनुसार बाएं हस्त की तर्जनी, मध्यमा और अंगूठे को इस प्रकार फैलाएं, यानी कि अपने हाथ को ऐसे स्ट्रेच्ड करना है कि ये तीनों एक दूसरे पर लंबवत हो, यानी कि परपेंडिकुलर हो। 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तीनों उंगलियों के बीच। ठीक है, तो इसके अंदर जो सेकंड फिंगर है, तर्जनी जो है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताती है, और जो मध्यमा मिडिल फिंगर है वो चालक में प्रवाहित धारा यानी कि करंट को बताती है। ठीक है, और अंगूठा है वो चालक की गति की दिशा या चालक पर आरोपित बल की दिशा को संकेत करता है। ये बहुत ही इजी है, आप इसको ट्रिक से याद रखिए, यानी कि फादर मदर चाइल्ड। जो हमारा अंगूठा है वो है एफ, यानी कि फोर्स, एफ से फोर्स। सेकंड तर्जनी है एम, एम से मदर यानी कि मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र जिसको हम कहते हैं। और चाइल्ड सी, ठीक है, यानी कि जो ये सेंट्रल हमारी फिंगर है ये बताते हैं सी से करंट को। ठीक है, तो इसको आपने लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, रेखा चित्र बनाएं और प्रतिबिंब की प्रकृति बताएं। यदि वस्तु को रखा गया है, ए है अवतल लेंस के एफ और 2f के बीच, बी है उत्तल लेंस के एफ और 2f के बीच। इसमें आपको रे डायग्राम बनाना है जैसा कि आपको स्क्रीन में दिखाया गया है। सबसे पहले आप अवतल लेंस का बनाएंगे, फिर उत्तल लेंस का, और साथ में आपको इसमें लिखना क्या है। अवतल लेंस ए पार्ट के लिए आपको लिखना है, ए में आप बताएंगे जो इसका साइज है वो क्या होगा, स्मॉलर देन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट से स्मॉल होगा। नेचर जो है वो आपका इमेज का इरेक्ट बनेगी और वर्चुअल यानी कि सीधी और आभासी बनेगी। और बी पार्ट के लिए आप लिखेंगे जो साइज है वो लार्जर देन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, बड़ा बनेगा ऑब्जेक्ट से। ठीक है, इमेज का साइज जो है वो बड़ा बनेगा। और नेचर आप इसका लिखेंगे यानी कि प्रकृति कैसी है, इमेज इज इन्वर्टेड एंड रियल, यानी कि जो चित्र है वो इन्वर्टेड यानी कि नीचे की तरफ उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा। ठीक है, तो ये था आपका ए पार्ट। इसमें आपको डायग्राम बहुत ही अच्छे से क्लियर बनाने हैं। ठीक है, अब हम बी पार्ट को डिस्कस करते हैं जो कि रसायन विज्ञान का है, केमिस्ट्री का। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, निम्नलिखित में से विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, CaOCl2। विरंजक चूर्ण का एक और नाम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, विकृत गंधिता क्या है। ये डेफिनेशन पूछ रखी है, इसमें आपको बताना है जो भी वायु युक्त या तेलीय वाले जो खाद्य पदार्थ होते हैं, जब हम इसको लंबे टाइम तक रख देते हैं ऐसे ही, तो ऑक्सीकरण की प्रक्रिया हो जाती है जिसके कारण उनका जो स्वाद और गंध जो है वो बदल जाता है, उनके टेस्ट में परिवर्तन आ जाता है। तो इस सारी जो पूरी प्रक्रिया है इसको विकृत गंधिता कहते हैं। जैसे कि माखन का स्वाद लंबे समय तक रखा रहने पर बदल जाता है, और चिप्स की थैली में भी ऑक्सीजन हटाकर उसमें नाइट्रोजन गैस सक्रिय कर देते हैं ताकि चिप्स का उपचयन ना हो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, विद्युत ऋणात्मकता को परिभाषित कीजिए। जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उसको परिभाषित करना है। तो तत्वों के परमाणु के इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋण आयन बनाने की प्रवृत्ति को विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। ठीक है, जब भी कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है तो उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, उसको हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। अगर इसी में आपको विद्युत धनात्मकता पूछा जाए तो इसका अपोजिट है इलेक्ट्रॉन। ऋणात्मकता में तो क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन लेता है, और धनात्मकता में क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा। ठीक है, और धन आयन बनाएगा, उसे हम विद्युत धनात्मकता कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों माना जाता है, इसको हमने समझाना है। तो जैसा कि आप जानते हैं हमारे शरीर में ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है, हमारे द्वारा खाए गए भोजन से ही प्राप्त होती है। तो पाचन के दौरान भोजन के बड़े ग्लूकोज जैसे सरल पदार्थ में टूट जाते हैं और ऊर्जा प्रदान करते हैं। ठीक है, इसलिए श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। इस क्वेश्चन को आप चैप्टर 1 जब हमने किया था रासायनिक अभिक्रियाएं एवं उसके प्रकार, उसमें भी डिस्कस किया गया है, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। धोने के सोडा और बेकिंग सोडा के दो महत्वपूर्ण उपयोग लिखने हैं। इसमें सबसे पहले हम बेकिंग सोडा के बारे में लिखेंगे। इसका आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, NaHCO3 बेकिंग सोडा, और धावन सोडा है उसका Na2Cl3.10H2O। तो बेकिंग सोडा का उपयोग होता है बेकिंग पाउडर के घटक के रूप में। इसे बेकरी में उपयोग किया जाता है। प्रति अम्ल के घटक के रूप में क्षारीय होने के कारण यह अमाशय में अतिरिक्त अम्ल को उदासीन कर देता है। ठीक है, ये दो उपयोग आपने बेकिंग सोडा के लिखने हैं। और नेक्स्ट है धावन सोडा। धावन सोडा को कांच, साबुन तथा कागज उद्योग में प्रयोग किया जाता है। साबुन तथा कागज उद्योग में इसका प्रयोग किया जाता है। बोरेक्स जैसे सोडियम यौगिकों के निर्माण में भी धावन सोडा या धोने के सोडे का उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। आधुनिक आवर्त सारणी में समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु आकार किस प्रकार परिवर्तित होता है, यानी कि परमाणु जो है वो कैसे वेरी करता है ऊपर से नीचे आते हैं जब हम आवर्त सारणी में। ठीक है, पीरियोडिक टेबल आपने देखी होगी उसमें। तो जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो सेल इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, नीचे जाने पर परमाणु का आकार बढ़ता है क्योंकि कोषों की संख्या बढ़ जाती है। ठीक है, इसी क्वेश्चन में ही अगर आपसे पूछे बाएं से दाएं जाने पर जो है वो किस प्रकार वेरी करता है, परमाणु का जो साइज है वो कैसे परिवर्तित करता है, तो बाएं से दाएं जाने पर आकार जो है वो घट जाता है क्योंकि नाभिकीय आवेश वो बढ़ जाता है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होने के कारण। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। उभयधर्मी ऑक्साइड क्या है, दो उदाहरण दीजिए। और इसी का ही बी पार्ट है, विद्युत अपघटनी परिष्करण की व्याख्या कीजिए। ए पार्ट हम करते हैं सबसे पहले। वे धात्विक ऑक्साइड जो अम्ल व क्षार दोनों के साथ क्रिया करते हैं और दोनों प्रकार की प्रवृत्ति प्रदर्शित करते हैं। इसके दो एग्जाम्पल देने हैं, ZnO जिंक ऑक्साइड और Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड। नेक्स्ट इसका बी पार्ट है, विद्युत अपघटनी परिष्करण की व्याख्या कीजिए। इसमें सबसे पहले आपको चित्र बनाना है अच्छे से। तो इस विधि में क्या होता है, जो भी अशुद्ध धातु है उसको एनोड में और शुद्ध धातु को कैथोड के रूप में लेते हैं। यानी कि जहाँ पर एनोड की रोड है वहाँ तो अशुद्ध धातु और कैथोड की जो रोड है वहाँ पर शुद्ध धातु, और उसी धातु के जो लवण है वो जलीय विलयन को अपघटय के रूप में लिया जाता है। इसमें जब विद्युत धारा गुजारते हैं तो अशुद्ध धातु जो है वो एनोड पर अपघटय में पिघल जाती है। ठीक है, उतनी ही मात्रा में अपघटय से शुद्ध धातु जो है वो कैथोड पर जमा हो जाती है और अशुद्धियाँ जितनी भी इम्प्योरिटीज है वो एनोड के नीचे जमा हो जाती है, जिसे हम एनोड पंख कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में आपको अच्छे से डायग्राम बनाना है और साथ में जो विधि है उसकी पूरी आपको व्याख्या लिखनी है। ठीक है, जितने भी क्वेश्चंस में डायग्राम या चित्र पूछा जाए उनको आप हाथ से लिख लिख कर प्रैक्टिस करके अच्छे से उसकी आप तैयारी कीजिए ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छे तरीके से बना पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 का ए पार्ट है, समजातीय श्रेणी क्या होती है, उदाहरण के साथ समझाइए। तो समजातीय श्रेणी कार्बनिक यौगिक का एक समूह होता है जिसके जो प्रॉपर्टीज़ है, जो क्या क्या गुण होते हैं वो नीचे लिखे हुए हैं। देखो, सबसे पहले सभी सदस्यों को एक सामान्य सूत्र द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, यानी कि इनका एक जनरल फॉर्मूला है CnH2n+1OH। ठीक है, एल्कोहल का सामान्य ये सूत्र है, जनरल फॉर्मूला। और सभी सदस्य का क्रियात्मक समूह एक ही होता है, इसलिए रासायनिक गुणधर्म भी समान होते हैं। जैसे अल्कोहल का हाइड्रोक्सिलिक समूह, अल्कोहल का हाइड्रोक्सिल समूह जैसे OH। क्रमिक सदस्य CH2 समूह के द्वारा एक दूसरे से भिन्न अलग अलग होते हैं। इनके आणविक द्रव्यमानों में परस्पर 14U का अंतर होता है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल, जैसे फर्स्ट एलिमेंट अल्कोहल का क्या होता है, पहला सदस्य CH3OH, जिसको हम क्या कहते हैं, मिथेनॉल। मिथेनॉल क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें कितने कार्बन है, एक। नेक्स्ट है दूसरा सदस्य सेकंड एलिमेंट C2H5OH, इथेनॉल, दो कार्बन है तो इसका नाम हो गया इथेनॉल। नेक्स्ट तीसरा सदस्य थर्ड एलिमेंट C3H7OH, प्रोपेनॉल, तीन कार्बन है तो प्रोपेनॉल। चौथा सदस्य जो है फोर्थ एलिमेंट C4H9OH, ब्यूटेनॉल। ठीक है, इजी है। अगर एक कार्बन है तो मिथ, दो है तो इथ, तीन है तो प्रोप, चार है तो ब्यूट, ऐसे ही पाँच है तो पेंट, और छः है तो हेक्स, 7 है तो हेप्ट। चेन है वो लंबी चेन होती है, बट आप इतने ही याद रखें। ठीक है, मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, अभी तक।
इसी के और में ऑप्शन में क्वेश्चन है साबुन की सफाई प्रक्रिया की कार्यविधि का वर्णन कीजिए। ठीक है, इसमें आपको जो मैकेनिज्म है वो बताना है, जो कि साबुन की सफाई है कैसे होती है। ठीक, कुछ चित्र भी बनाना है। ठीक है, मैल हटाने में जो भी प्रभाव होता है साबुन का क्या क्या प्रभाव है वो सब। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं सी पार्ट, जीव विज्ञान। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन वृद्धि का संबंध करता है? तो इसका राइट आंसर है सी, एब्सिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अजैव निम्नीकरणीय है? ऑप्शन नंबर ए, ग्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेसेंटा किसके स्थानांतरण में सहायता करता है? इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएनईपी का फुल फॉर्म बताएं। इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशनल एनवायरनमेंट प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुत्वानुवर्तन क्या है? पौधे का गुरुत्वाकर्षण बल की तरह गति करना, यानी कि जीव की वृद्धि जब गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होती है उसे हम गुरुत्वानुवर्तन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन्हीं दो गर्भ निरोधक विधियों को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, इसमें 3 से 4 विधियां हैं, उसमें से आपको केवल 2 विधियां बतानी है। ये 2 नंबर में है, इसलिए अगर 4 नंबर में पूछे तो आपको चारों विधियों को डिस्कस करना है। ठीक है, पहले जैसे यांत्रिक या भौतिक अवरोध, दूसरी है रासायनिक विधि, तीसरी है शल्य चिकित्सा विधि और फोर्थ है अंतरागर्भाशय यंत्र उपकरण। तो इसमें से आपको किसी भी 2 विधियों को डिस्कस करना है इनके बारे में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पुष्प के अनुदैर्घ्य काट का नामांकित चित्र बनाना है। ठीक है, इसमें पुष्प का जो चित्र है वो आपको बनाना है विद नेम, अच्छे से बनाना है नाम लिखकर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुमस्तिष्क और मेडुला के कार्य को लिखिए। तो सबसे पहले हम अनुमस्तिष्क के कार्य लिखते हैं, शरीर के संतुलन व स्थिति को बनाए रखना, मांसपेशियों की क्रियाओं को नियंत्रित करना और उनमें सामंजस्य करना। नेक्स्ट हम लिखेंगे मेडुला। अब हम मेडुला के कार्य बताएंगे, प्रवर्तित क्रियाएं जैसे निगलना, उल्टी करना, छींकना और हिचकियों को नियंत्रित करना। मेडुला ओब्लागेंटो पोन्स मिलकर मस्तिष्क संदर्भ बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव के विकास का वर्णन कीजिए। इसमें आपको 4 नंबर के लिए लिखना है। ठीक है, तो आप लिखेंगे, ऐसा विश्वास किया जाता है कि होमो सेपियन का विकास हजारों वर्ष पूर्व दक्षिण अफ्रीका में हुआ। मानव जाति के पूर्व सदस्यों की खोज वहां से की जा सकती है या उनका पता लगाया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है, कुछ हजारों वर्ष पहले उनमें से कुछ पूर्वजों ने अफ्रीका को छोड़ दिया तथा वन्य जीव वहीं रहे। उन्होंने अफ्रीका के पश्चिमी एशिया, मध्य एशिया, दक्षिण एशिया, पूर्वी एशिया, ऑस्ट्रेलिया तथा अमेरिका के लिए प्रवास किया। तो इस क्वेश्चन को आप कंप्लीट नोट कर लीजिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, स्वपोषी तथा विषमपोषी पोषण में क्या अंतर है? तो इसका डिफरेंस आप देख सकते हैं। सबसे पहले आपको सेंटर में एक लाइन लगानी है, उसके इस साइड लिखेंगे स्वपोषी पोषण और इस साइड विषमपोषी पोषण। ठीक है, जब भी कोई भी क्वेश्चन अगर आपको डिफरेंस बताना है, अंतर, तो आप ऐसे ही लाइन लगा के बीच में लिखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट है वह पोषण जिसमें जीव अकार्बनिक पदार्थ से अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, स्वपोषी पोषण कहलाते हैं। ठीक है, और विषमपोषी में वह पोषण जिसमें जीव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पौधों तथा अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं या निर्भर करता है, विषमपोषी पोषण कहलाता है। सेकंड है, इसके लिए क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है स्वपोषी को, लेकिन विषमपोषी जो पोषण है उसमें क्लोरोफिल की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, यानी कि उसकी प्रेजेंस की आवश्यकता नहीं होती। स्वपोषी पोषण में है सभी हरे पौधे तथा कुछ जीवाणु इस प्रकार के पोषण के लिए अनुकूलित है। विषमपोषी में है सभी जंतु, कृमि, कवक व प्रोटोजोआ इस प्रकार के पोषण के लिए अनुकूलित है, यानी कि इनके हमें एग्जाम्पल भी देने हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इसका पार्ट है, मनुष्यों में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे होता है? ये आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। इसी के और में ऑप्शन में जो क्वेश्चन है, वृकाणु की रचना तथा कार्यविधि का वर्णन करना है। इसमें आपको चित्र बनाना है वृकाणु का, इसकी संरचना, जैसे वृकाणु वृक्क की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है। इसमें एक कप संरचना होती है जिसमें बोमन संपुट है और इसमें कोशिकाओं का जाल होता है जिसे कोशिका गुच्छे कहते हैं। बोमन संपुट से एक नलिका निकलती है जिसे कुंडलित नलिका कहते हैं। यह नलिका एक यू की
संरचना बनाती है जो एक और कुंडलित नलिका बनाती है जो संग्राहक वाहिनी में मिल जाती है। दोबारा से देखें इसको। वृकाणु वृक्क की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है। इसमें एक कप की संरचना होती है जिसे बोमन संपुट कहते हैं। इसमें कोशिकाओं का जाल होता है, इसे कोशिका गुच्छ कहते हैं। बोमन संपुट से एक नलिका निकलती है जिसे कुंडलित नलिका कहते हैं। यह नलिका एक यू शेप जो है उसकी संरचना बनाती है जो एक और कुंडलित नलिका बनाती है जो संग्राहक वाहिनी में मिल जाती है। अब वृकाणु की कार्यविधि को हम देखते हैं। वृक्क धमनी कोशिका गुच्छ में रक्त लाती है। बोमन संपुट में रक्त को छाना जाता है। रक्त से ग्लूकोज, एमिनो अम्ल, लवण भी छन जाते हैं, लेकिन जैसे मूत्र कुंडलित नलिका और यू आकार की नलिका में से गुजरता है, कुछ उपयोगी पदार्थ द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं और अधिक पानी और यूरिया मूत्राशय में मूत्र के रूप में इकट्ठे हो जाते हैं। ये क्वेश्चन 6 नंबर में है, तो आप इसका स्ट्रक्चर भी इसके साथ बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपके क्वेश्चंस होते हैं सारे कंप्लीट। होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। इन क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी है। ये एक सैम्पल पेपर है, इससे मिलते जुलते क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। ये एक प्रकार से पैटर्न है, ठीक है, जो कि आप एग्ज़ाम देंगे 20 मार्च को। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसके अंदर की जितनी भी चीज़ें आपको समझ आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। और हाँ, जितने भी क्वेश्चंस के आंसर है, जिस प्रकार से आपके टीचर्स ने आपको स्कूल में करवाए हैं, आप उनको उस तरीके से कर सकते हैं। और आशा है कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी और आप विजय कुमार माय न्यू क्लासरूम प्लेटफॉर्म से जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।